నిజాం నిరంకుశత్వాన్ని, ప్రజాకారుల అరాచకత్వాన్ని బయటపెడుతున్నాడు సార్. आजाद हैदराबाद! वो दिन दूर नहीं है जब असफ जाही का झंडा दिल्ली के किले की दीवार पर लहरा रहा होगा। लेकिन अफसोस है, कुछ मुसलमान इंसानियत के नाम पर हमारे मजहब के साथ गद्दारी कर रहे हैं। अगर कोई भी मुसलमान उनके खिलाफ बगावत करके उन काफिर हिंदुओं की मदद करेगा तो उसे खत्म कर दिया जाएगा। मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे। कोशिश कर रहा हूँ भाईजान। हे मोइन खान, उधर देखो, वही है सोइबुल्ला खान। ए साले, एक मुसलमान होकर निजाम के खिलाफ उल्टा सीधा लिखता है, तेरी इतनी हिम्मत? सच लिखने वाला ही सच्चा जर्नलिस्ट होता है। अगर तुम इन तलवारों से एक जर्नलिस्ट को डराओगे तो इस जर्नलिस्ट का पेन तलवार से कम नहीं है। रिजवी साहब ने सही कहा था, निजाम साहब से इसे डर नहीं लगता। नमाज पढ़ने वाले हाथ और कलमा पढ़ने वाले बस सच्चाई से डरते हैं, निजाम से नहीं। और अगर कोई निजाम के खिलाफ लिखता है तो उसका हाथ उसके बाजू से अलग कर दिया जाए। कुरान हमें किसी धर्म से नफरत नहीं सिखाता है, मोहब्बत और इंसानियत सिखाता है। अगर कोई निजाम के खिलाफ बोले तो उसकी गर्दन काट दी जाए। जो भी लोगों के बीच में निजाम के खिलाफ जहर उगल रहा है उसे खत्म कर दिया जाए। भाईजान, 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 भाईजान उठाइए। फील्ड मार्शल जिंदाबाद! भाभी जान, भाईजान को मार डाला। जिंदाबाद! कासिम रिजवी जिंदाबाद! शाही उस्मान जिंदाबाद! भाईजान, भाईजान, भाईजान। तुम्हारी ये रस्सियां हमें मार तो सकती हैं, लेकिन हमारे विचार को नहीं। अखंड भारत को स्वतंत्र होने से ये 6 फुट की रस्सी हमें नहीं रोक सकती। गोलियां, फांसियां इंकलाबियों के कहने हैं। हमारे प्राणों की आहुति से क्रांति की लपक और भी तेज होगी। इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! भारत माता की चाहे निजाम की तलवार गले पे भी क्यों न रखी हो, फिर भी हमारा ये जय घोष रुकना नहीं चाहिए। हमें हैदराबाद के भाग्य से कालिक पोषणी होगी और हमारा यही निर्णय हैदराबाद को भारत माँ की गोद में रख पाएगा। जब निजाम की सांसें रुकेंगी तभी हैदराबाद चैन की सांसें ले पाएगा। हमारा उद्देश्य ये है कि निजाम शाही का खात्मा हो। निजाम को मार डालेंगे, मार देंगे, मार देंगे, मार डालेंगे। हम इनकलाबियों को भी मरने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। मैं तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। अपने प्राण की भलाई के लिए हम अपने प्राणों की बाजी लगा के उस निजाम को मार डालेंगे। सुनो नारायण स्वामी, तुम बैजवाड़ा जाके ये खबर और ये तस्वीर अखबार वालों को दे देना। निजाम को मारने की योजना हमारी थी और निजाम को हमने ही मारा है और उसमें किसी और का कोई हाथ नहीं है। ये खबर अखबार में आ जानी चाहिए। वो निजाम हर रोज शाम को 4 बजे किंग कोटी से दारुल शफा जाता है। ईश्वरैया, तुम यहाँ ग्रामर स्कूल के पास रहना। गंडैया, तुम इस किंग कोटी चौरस्ता के पास रहना और मैं ऑल सेंट्स स्कूल के पास रहता हूँ। वो निजाम गंडैया को पार करके मेरे पास आते ही मैं बॉम्ब डाल दूंगा। मुझसे बच के आगे जाएगा तो ईश्वरैया तुम्हें बॉम्ब फेंकना होगा, पीछे जाएगा तो गंडैया तुम बॉम्ब फेंकना। इस तरह हम तीनों में से किसी न किसी के हाथ से वो निजाम मरेगा।
ये हिंदू है साहब। पानी दो इसे। अल्लाह के वली सरी के निजाम साहब पर बम फेंकने की जरूरत की। तुम दूसरे मुल्क से आके हम पे जुल्म करने की जरूरत कर सकते हो, फिर हम तो यहीं पैदा हुए हैं। पकड़े जाने का डर नहीं लगा तुझे? हम क्रांतिकारियों को डर नहीं लगता। हमने जो कुछ किया उसका हमें गर्व है। हुजूर, हमने सोचा भी नहीं था कि हिंदुस्तान इतनी घटिया हरकतों पर उतर आएगा। सरदार में खुलेआम आपका मुकाबला करने की कुव्वत नहीं है, इसलिए ऐसे आपको मारना चाहता है वो। ये उनका खुद का प्लान था और उनके पीछे कोई नहीं है। नहीं नहीं जनाब, जरूर उनके पीछे कोई ना कोई है, नहीं तो उनके पास हथियार कहां से आते? जरा सोचिए, अगर ये बात बाहर गई कि हमारी हुकूमत पर हमला हुआ है तो यहाँ की भेड़ बकरियां भी हमें खाने को आएंगी। माफ कीजिएगा जनाब, लेकिन आपका बंदोबस्त दुरुस्त होना चाहिए था। आप आराम फरमाइए हुजूर, हम आपसे बाद में मिलते हैं। खुदा हाफिज। किसके लिए कर रहे हैं आप ये सब? आपके दोनों बेटे आपसे राजी नहीं हैं। एक ने अपना ओहदा छोड़ दिया, दूसरा लंदन चला गया। आप उस रियासत के लिए लड़ रहे हैं
जिसका कोई वारिस ही नहीं बचा है। वारिस नहीं बचा। हमने अपने पोते मुकर्रम जा को 8वां निजाम मुकर्रर किया है। आपने अपना वारिस चुन लिया, ठीक है, लेकिन आज आपकी निजामशाही पर खतरा बढ़ गया है। ఆడది నోరు తెరిస్తే రాజ్యాలే కూలిపోతాయి. ఈమె చెప్పినట్టు ఈ రాజ్యరికం నిజంగా పతనమైతే నా రజాకార్ వ్యవస్థ ఏం కావాలి? అధికారం పోయినా ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకోవాలి. खबर दी जाती है कि बहिरान पल्ली के सब लोग पैसा इकट्ठा करके 1200 रुपए का कर भरना होगा रजाकारों को, नहीं तो पूरे गांव को सजा देंगे, ऐसा कहलवाया है रजाकारों ने। मेहनत का फल जो मिलता है उनके घरों में चला जाता है, अब कहाँ से लाए, क्या करें बताओ। हमारा राज रेड्डी उनके खिलाफ गया था ना, वो आज सुबह से नजर नहीं आ रहा है, पता नहीं कहाँ गया होगा। सुबह मुर्गे के कुकड़ू कू करते समय मैंने देखा था, जल्दी में कहीं जा रहे थे। अगर वो सुबह सुबह निकला है तो कोई आवश्यक कार्य से ही गया होगा। अरे वो देखो, राज रेड्डी आ रहा है। क्या हुआ? सब लोग शांत क्यों हैं? उन रजाकारों को फिर से कोई कर भरना होगा, अभी अभी डंडोरा पीट के गया है। हम कोई कर नहीं भरेंगे, जो भी आएगा देख लेंगे। क्या उनके खिलाफ जाना ठीक होगा बेटा? हाँ बेटा, घर में अनाज नहीं है, हाथ में हथियार नहीं है, कैसे मुकाबला करेंगे उनका? हम मटके में मिर्ची और ज्वार मिलाकर खाने वाले लोग हैं, हम में ताकत की कमी है क्या? मुट्ठी भीज कर छाती पर एक मारेंगे तो उसी से ढेर हो जाएंगे वो लोग। सही फरमाया राज रेड्डी। हंसिया हाथ में लेकर एक बार कमर झुका लेते हैं तो 100 एकड़ काट के रख देते हैं, ऐसे में उनकी गर्दन नहीं काट सकते। ये हुई ना बात, देखा हमारी बहन का आक्रोश। सुनो भाई मल्ला, इस लट से जब मार पड़ती है ना तो भेड़िए तक दुम दबा के भागते हैं, तो ये रज़ाकार क्या चीज है? दांत भींचते हुए जब हम इसे जोर से फेंकते हैं तो 7 खेतों के आगे की चिड़िया भी गिर जाती है। तो इन रजाकारों को नहीं मार सकते, इनका दम भी देख लेंगे। इस लट से जब उन्हें मारेंगे तो उनका सर फट जाएगा। जिससे हम काम करते हैं वही हमारा हथियार बनेगा। इस सूरी का यह हथियार दुश्मन का गला ले देगा। इस राम की गुलेल से जब हम उनकी छाती पर वार करेंगे तब निजाम का पैजामा उतर जाएगा और उन रजाकारों को मारकर उनकी समाधि बनाएंगे। उनकी बंदूकें कांप उठेंगी और रजाकारों का पेशाब निकल जाएगा। वो लोग अगर मारना जानते हैं तो मौत क्या होती है ये हम दिखाएंगे। जीतने के लिए जो लड़ते हैं उसे युद्ध कहते हैं, जीने के लिए लड़ेंगे तो वो क्रांति कहलाएगी। उस निजाम के अत्याचारों को कुचलने के लिए इस बैरमपल्ली गांव को मिसाल बनना होगा। यही हमारी क्रांति है और यही हमारा युद्ध। राज रेड्डी भाई, भीम रेड्डी नरसिम्हा रेड्डी ने हथियार भेजे हैं। हे भगवान, रज़ाकार आ रहे हैं, भागो, जल्दी करो।
निशाना सर पर लगा हुआ है। उड़ा दे इन दरिंदों को। चुपचाप सब लोग बाहर आ जाओ, जल्दी बाहर आओ। आ जाओ जल्दी आओ। हमारे एक खिलाफ जाते हो तुम लोग, मार डालूंगा काट काट के सबको। రాజిరెడ్డి రాజిరెడ్డి రజాకార్లు వస్తాను. ఈసారి చాలా మంది ఉన్నారు. రజాకార్లు వస్తాను. రాణి రాణిగా కొడుకోని రామనా తుపాకి మంది అందుకో. సార్ 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 చెప్పండి మీనన్ గారు. మున్సీజీ టెలిగ్రామ్ పంపించాడు సార్. హైదరాబాద్ సంస్థానంలోని బైరానపల్లి గ్రామం మీద దాడి చేసిన రజాకార్లపై ఆ గ్రామస్తులందరూ ఎదురుదాడి చేసి వాళ్ళను కొట్టారట. అది సహించని భువనగిరి డిప్యూటీ కలెక్టర్ అబ్దుల్ హసీం ఆ గ్రామాన్ని తిరుగుబాటు గ్రామంగా అధికార ప్రకటన చేసి అక్కడ ప్రజలందరికీ ఏ సదుపాయాలు అందకుండా చేస్తున్నారట సార్.
ఆ నిజాం పాపం పండినట్టు అనిపిస్తోంది. क्या हुआ मल्लम्मा? बच्चे की आवाज नहीं आ रही है? दूध पिला के सुला दिया है क्या? क्या हुआ? रो क्यों रही हो? खाने के लिए मुट्ठी भर अनाज भी नहीं है, तो फिर दूध कहाँ से आएगा? अगर बच्ची जाग रही होती तो फूट फूट कर रोती, इसलिए चम्मच से देसी शराब की बूंदे मुंह में डाल के सुला दिया। बच्ची अब होश में नहीं है। क्या हुआ? क्या हुआ पापा? क्या हुआ? गले से बहुत भूख लगी थी तो खेत में से मिट्टी उठा के खाया था। ओफो, ये रजाकार कभी भी आकर हमारे गांव को तबाह कर देंगे। इतने दिन में कहीं नहीं किया काम पे, किसी के घर में एक भी दाना नहीं बचा अनाज का। वो हम लोग के साथ क्या करेगा मैं नहीं जानता। कुछ भी करो, कोई ना कोई फैसला लो। राज भाई, इस निजाम के कानून को तोड़ेंगे तो कोई हमें मुट्ठी भर अनाज भी नहीं देगा। मरना तो एक दिन सबको है, गांव की सीमा पार करेंगे। हाँ राज बेटा, मरना तो सभी को है, गांव की सीमा पार करेंगे। जरा रुको। उन रज़ाकारों से लड़ते हुए भले ही प्राण त्यागते हैं, लेकिन हमें भूख से नहीं मरना। मैं बाहर जा रहा हूँ, अधिकारियों से मिलकर निजाम के कानून को वापस लेने के लिए कहूंगा। सब लोग संभल कर रहना। वो रज़ाकार रात बिरात कभी भी गांव में घुस सकते हैं। तुम संभल के जाना राज भाई, इस गांव की रखवाली हम करेंगे। राज रेड्डी ने बहिरानपल्ली पर प्रतिबंध हटाने के लिए भुवनगिरी के डिप्टी कलेक्टर हासिम भाई से आज सुबह मुलाकात की। कलेक्टर साहब ने बोला कल तुम्हारा काम कर दूंगा, आज यहीं रुक जाओ, ऐसा कह के उसे रोक दिया। गांव में कोई हिम्मत वाला मर्द नहीं बचा है, हमला करने का अच्छा वक्त है। सुनो रे, रज़ाकार आ रहे हैं, उठो जल्दी उठो। गुलामों की तरह रहने को कहा तो बंदूक उठाते हो। आज से बहरानपल्ली गांव नहीं, कब्रिस्तान बनेगा। सुनिए ना भाई, मैंने ना आज तक एक बार भी बंदूक नहीं चलाई। एक बार बंदूक चलाने दो, मैं मारूंगा इनको। सब कलेक्टर साहब रज़ाकार बनना चाहते हैं, इसीलिए बहुत खुश हो रहे हैं। ये लो हासिम भाई। उठो, सब उठो। इधर इधर हासिम भाई, मारो मारो हासिम भाई, मारो। सबको मार डालो। और कितने दिन बर्दाश्त करेंगे पटेल जी? अरे आवाज उठाने वाले का गांव फूंक देते हैं रज़ाकार, और हम यहाँ बेबसों की तरफ बैठकर मैं खुद गया था वहां। और भी स्पाइनलेस पटेल जी,
ये झंडा अगर किसी ने भी लहराया तो उसे वहीं खत्म कर दो, ऐसा निजाम शासन ने हुक्म जारी किया है। चाहे अगर हमारी जान भी चली जाए, हर हाल में भारत का झंडा लहराएंगे। जब वो झंडा फड़फड़ाएगा तो हमारी आने वाली पीढ़ी का साहस बढ़ेगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ఈ కాఫిర్లు వాళ్ళ హిందుస్థాన్ జెండాలు ఎగరేస్తారట. ఆ జెండా రేపరేపలు ఢిల్లీ దాకా వినిపిస్తాయట. వినిపించాల్సింది రేపరేపల శబ్దం కాదు, ఆ కాఫిర్ల చావు కేకలో. वंदे घाव जब यहां हो तो शरीर के लिए नासूर बन जाता है। वैसे ही ये घाव राष्ट्र के लिए नासूर बनता जा रहा है। हैदराबाद अखंड भारत का हृदय है। ये मजहबी आग कोड़ की तरह फैलती जा रही है। इससे पहले कि ये जहर राष्ट्र की सुख शांति को भस्म कर दे, इलाज तो करना ही पड़ेगा। दिल्ली अब हैदराबाद से चीखे नहीं, वंदे मातरम का जयघोष सुनना चाहती है। मैं अपने हैदराबाद को शमशान नहीं बनने दूंगा। सेना बुलाइए, हैदराबाद को मुक्त कराएंगे, किसी भी कीमत पर, किसी भी मायने, किसी भी। निजाम के शासन में अराजकता चरम पर है, कानून व्यवस्था भी ध्वस्त है। रजाकारों पर कोई प्रतिबंध नहीं है और वो हिंदुओं को मार रहे हैं। स्टैंड स्टिल बिल भी निजाम ने बार बार तोड़ा है और इसका पर्याप्त सबूत भारत सरकार के पास है। इसलिए हमने तय किया है कि हम पुलिस कार्रवाई करेंगे। वो एक स्वतंत्र रियासत है जो कि 224 साल पुरानी राजशाही है। आप उस पर अचानक हमला करने के बारे में कैसे सोच सकते हैं? और फिर बिना मुझे विश्वास में लिए काउंसिल की परमिशन के बिना पार्लियामेंट में यह सवाल कैसे उठा सकते हैं? सरदार जी, नेहरू जी, यदि नियमानुसार देखा जाए तो आपका कहना बिल्कुल सच है, लेकिन अगर पटेल जी ने निर्णय नहीं लिया होता तो हमारे एग्रीमेंट के बाद चाहे कुछ भी कर लेते, यह हैदराबाद पूरा कब्रिस्तान बन जाता। पटेल जी जो भी निर्णय लेते हैं सोच समझकर ही लेते हैं। मैं भी पटेल जी के निर्णय का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। अगर आपको यह पसंद नहीं है तो मैं इस्तीफा दे देता हूं। मेनन जी, आप इतने आवेश में मत आइए। आला हजरत, हिंदुस्तान से गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी ने पैगाम भेजा है। वो चाहते हैं आप रजाकारों पर पाबंदी लगाएं। साथ ही वजीर आजम लायक अली खान साहब को भी बर्खास्त करें और अमन और सुकून कायम करने के लिए हिंदुस्तानी फौज को
सिकंदराबाद में ठहराने के जरूरी इंतजामात किए जाएं। हिंदुस्तान हमें जंग की धमकी दे रहा है। हिंदुस्तान इतना बहादुर होता तो फौज के साथ आता, इस तरह की बतौलेबाजी के साथ नहीं। अगर हिंदुस्तान ने हम पर हमला करने की जरूरत की तो पाकिस्तान अहमदाबाद और दिल्ली में बमों की बौछार कर देगा। आला हुजूर, उनकी फौजें हमारे मुजाहिदों के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ तनख्वाह के लिए काम करते हैं, लेकिन हमारी फौज जिहाद के लिए लड़ती है। आप भरोसा कीजिए हम पर। हम इस्लाम के इतिहास में आपके इस परचम को झुकने नहीं देंगे। अगर खुदा ने चाहा तो दुनिया के इस नक्शे में पाकिस्तान का नाम अव्वल होगा और उसके बाद तुर्किस्तान चमकता हुआ दिखेगा। अल्लाह हाफिज। सर, खबर मिली है कि नेहरू जी विदेश दौरे पर जा रहे हैं। हैदराबाद के मामले में कोई गलत कदम ना उठाएं। वो ऐसी हिदायत देकर गए हैं सर। मेनन सर, राजेंद्र सिंह को कहो कि कश्मीर में हमारी फौज को टुकड़ों टुकड़ों में दिल्ली भेजे और दिल्ली से हैदराबाद। हमारी सेना छोटी है लेकिन हमारा संकल्प नहीं। हमें हैदराबाद को बचाना है और कश्मीर पर भी ध्यान रखना है। अल्लाह हजरत, कम से कम जंग में होने वाले अपनों के नुकसानों के बारे में सोचना चाहिए। फिलहाल हम असफजाही का खजाना लंदन भेज रहे हैं। रिजवी साहब, बैठिए। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आया हूँ। राजप्रतिनिधियों का सत्कार करना हमारी परंपरा है। बैठिए बैठिए हुजूर। कहिए, क्या मदद कर सकते हैं हम आपकी? असफजाई की नस्लें किसी मदद की मोहताज नहीं है। वो शमशीरों के बलबूते पे अपनी हिफाजत करना जानती है। मैं बस आपको ये बताने आया हूं कि जब तक आसमान में चांद और तारे रहेंगे तब तक हैदराबाद इस्लाम और निजाम का रहेगा। अगर हिंदुस्तान बाकी रियासतों की तरह हमारी रियासत में दखल अंदाजी करता है तो ऐसी आंधी उठेगी कि... कौन उठाएगा आंधी? निजाम या जनता? आप स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का करार तोड़ रहे हैं। शुरुआत किसने की? पाकिस्तान से अपनी दोस्ती निभाने के लिए जनता के 20 करोड़ उन्हें दे डाले। जर्मनी से चोरी चोरी हथियार खरीदे। पुर्तगाल से गोवा खरीदने की तैयारियां शुरू कर दी। भारतीय यूनियन को लंदन में बदनाम करने के लिए लाखों रुपए फूंक डाले। भारतीय करेंसी को हैदराबाद में बैन कर दिया। धर्म परिवर्तन के नाम पर लाखों को मार डाला। कन्नड़, तेलुगु और मराठियों के गांव जलाने में तुम नहीं थे? शुरुआत आपने की है। पटेल साहब, 1,24,00,000 हिंदू रहते हैं हैदराबाद में। अगर आपकी फौज ने कदम भी रखा ना तो लाशों के ढेर लग जाएंगे।
चिता जलाने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। हिंदुओं की चिंता आप हम पर छोड़ दें। और हाँ, आपके निजाम की भी बीवियां हैं, बच्चे हैं, भाई बंधु रिश्तेदार हैं ना। और आपकी भी 2-2 बीवियां हैं ना, 6 बच्चे हैं। उनका ख्याल रखिए, नुकसान दोनों तरफ होगा। और हां, भोजन जरूर करके जाइए। सर, ये एक पुलिस एक्शन है। जे.एन. चौधरी की टीम दिल्ली से सोलापुर होते हुए आएगी और ये है रुद्र की टीम मद्रास से वेजवाड़ा, शिवदत्त की टीम जमशेदपुर से आदिलाबाद होते हुए और डी.एस. धार की टीम बॉम्बे रेजिमेंट से औरंगाबाद पहुंचेगी। मैं हैदराबाद की जनता को निजाम के अत्याचार से पूरी तरह मुक्ति दिलाना चाहता हूं। मुक्ति। अल्लाहू अकबर! अल्लाहू अकबर! ये काफिर हिंदुस्तानी हमारी इस्लामिक हुकूमत को इस जमीन से निस्तनाबूद करना चाहते हैं। हमारी रियासत पर कोई आंख भी उठाएगा तो उसे खत्म कर देना चाहिए। यही हमारे मजहब में लिखा है। अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए उठी हुई तलवारें कभी झुकनी नहीं चाहिए। भारत की सेना का मुकाबला करके उन्हें मार मार के दिल्ली तक दौड़ाएंगे। हम हैदराबाद को इस्लामिक मुल्क बनाएंगे। शाही उस्मान! शाही उस्मान! कश्मीर से लेके अरब सागर तक, सिंधु घाटी से असम तक इस्लाम का परचम लहराएगा। इस जमीन पर जहां तक नजर जाएगी सिर्फ अल्लाह के बंदे ही नजर आएंगे और सिर्फ इस्लाम ही रहेगा। गाय को, सूअर को, भेड़ को, सांप को पूजने वाले और काफिरों को यहाँ से मार भगाना होगा। हम लाल किले पर इस्लामिक झंडा फहराएंगे। भारत के नजदीक इस हैदराबाद को तुर्किस्तान, उस्मानिस्तान, अरबिस्तान बनाएंगे। बंगाल की खाड़ी का पानी हमारे निजाम के पैरों को छूना चाहिए। आदाब हैदराबाद! आदाब हैदराबाद! जिंदाबाद! आदाब हैदराबाद! जानते हो हमारी कौम के लिए जिन्ना ने निजाम से क्या वादा किया था कि हैदराबाद को तुर्किस्तान में बदलने के लिए हम उनकी मदद करेंगे। लेकिन इस हालात में वहां मिलिट्री भेजना मुनासिब नहीं है सर। तो हम बॉम्ब प्लान करेंगे दिल्ली और अहमदाबाद जैसे शहरों में। बमों की ऐसी बौछार करो कि हिंदुस्तान दहल जाए, हिंदुस्तान की शांति तहस नहस हो जाए। Sir, as Muhammad Ali Jinnah is dead, shall we stop police action in Hyderabad? ఎవరు బతికున్నా చనిపోయినా ఒరిగేదేమీ లేదు, కానీ ఆపరేషన్ ఆపేదే లేదు. There is a strong report from intelligence that if we start this operation, there is a chance of Pakistan planting bombs at Delhi and Ahmedabad. ఏది ఏమైనా నేను హైదరాబాదును మరో కశ్మీరుగా మారనివ్వను. Actually, Europe people strongly believes the number 13 is unlucky, so what? It would be better if this operation is postponed till 15th. You see, మా గుజరాత్లో 13ను మంచి శుభ సంఖ్య అంటారు. ఒకవేళ మీకు కుదరకపోతే ఈ రోజు స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఒక్కరోజు లేట్ అయినా క్షమించేది లేదు. వారం రోజుల్లో హైదరాబాదును జయించాలి మన సైన్యం. మనకి విధి కలిసి రావడం లేదు. ఆస్ట్రేలియా నుండి ఆయుధాలు రావడానికి సమయం పడుతుంది. అప్పటి వరకు హిందుస్థాన్ ఆర్మీ రాకుండా ఉండటానికి పూచిర ప్రయత్నించిన ఫలితం లేకుండా పోయింది. రాజమార్గంలో పని జరగనప్పుడు దుడ్డి దారిలో అయిన పని చెయ్యాలి. మనం హిందుస్థాన్ నుండి హైదరాబాద్ కు వచ్చే అన్ని దారులని బంద్ చేయాలి.
నువ్వకు వైపు వెనుక వైపు మరో దారిలో టీటీమోర్ మనందరం కలిసి డ్యాంలని బ్రిడ్జ్లని కూల్చి దారి లేకుండా చెయ్యాలి. యుద్ధంలో మనమే గెలవాలి లాయక్. సార్, మన సైన్యం హైదరాబాద్ బోర్డర్లోకి ఎంటర్ అవుతుండగా ప్రజలు తండోపుతండాలుగా వచ్చి వందే మాతర నినాదాలతో స్వాగతం పలుకుతున్నారట. మన సైన్యం నల్దొర్గ కోటను ఆక్రమించుకోవడమే కాకుండా దారిలో ఉన్న బ్రిడ్జి పేల్చేయడానికి అటు నుండి వస్తున్న బ్రిటిష్ లెఫ్టినెంట్ టీటీ మోర్ని అదుపులోకి తీసుకున్నారట. సార్, ఇంకో ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటి? మొన్నటిదాకా రజాకార్లకి నిజాంకి భూస్వాములకి వ్యతిరేకంగా పోరాడిన కమ్యూనిస్టులు ఇప్పుడు అంటీ ముట్టనట్టుగా పక్కకు జరిగారట. हमें पता चला है कि तू हमारी भारतीय सेना को रोकने का प्रयास कर रहा है। तू यहाँ से आगे नहीं जा पाएगा। जिधर से आया है उधर लौट जा। रास्ता छोड़, नहीं तो जान से मार दूंगा। मारेगा मुझे? मार ना। मुझे मारकर तू वापस जिंदा चला जाएगा। साहब, जनता गुस्से में है। इस वक्त उनसे झगड़ा मोलेना ठीक नहीं। भारतीय सेना हैदराबाद ना पहुंचे ये देखना होगा। पहले जाके हम वेरा डैम को उड़ा देते हैं। आदाब, दक्कन रेडियो में आपका खैर मकदम। एक जरूरी खबर, हमारे 60 रजाकारों ने 300 हिंदुस्तानी सिपाहियों को मार गिराया। हार के डर से हिंदुस्तानी फौज गोवा की ओर भाग गई।
आपने तो कहा था हिंदुस्तान ने अगर हैदराबाद पे आंख भी उठाई तो अब दिल्ली और अहमदाबाद को तबाह कर देंगे, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया और अब हिंदुस्तान की फौज ने हैदराबाद रियासत को चारों तरफ से घेर लिया है। लेकिन रेडियो पर तो कह रहे थे निजाम की सेना ने हिंदुस्तान के सैनिकों को गोवा तक खदेड़ दिया है। अरे वो तो अफवाह कायम करने के लिए हमने किया था ताकि निजाम साहब कमजोर ना पड़े, आवाम भी डरी रहे और कोई बगावत ना हो। पर हमने तो आपकी अफवाह को सच मान लिया। तो अभी भी कोई देर नहीं हुई है वजीर आज़म, आप अपनी फौज भेजें दिल्ली और अहमदाबाद पर बमों की। अपना ठीकरा हमारे सिर पर मत पड़िए लायक साहब, वैसे भी हमारे पास सिर्फ 2 ही जहाज हैं। अगर हमने इस मामले में आपका साथ दिया तो कश्मीर भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। अगर आप चाहें तो आप और आपके निजाम अपनी तशरीफ पाकिस्तान ला सकते हैं, हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे। योर एक्सॉल्टेड हाइनेस, भारतीय सेना हैदराबाद संस्थान के चारों तरफ जो रजाकार और निजाम की फौज थी उनको हराकर सिकंदराबाद के पोलो ग्राउंड तक पहुंच गई है। दिल्ली से पुलिस कार्रवाई शुरू होकर अब यह ऑपरेशन पोलो में बदल गई है। पानी सर से ऊपर उठ गया है हुजूर। वी कांट डू एनीथिंग एनी मोर।
मेरी आपसे गुजारिश है कि आप सिडनी कॉटन के साथ हमें भी कराची भेजने का इंतजाम करवा दें। हुजूर, जैसे ही मैं वहां पहुंचूंगा मैं पाकिस्तान को इस बात के लिए राजी कर लूंगा कि वो तुरंत हिंदुस्तान पर हमला कर दे। हुजूर, Yes, sir. Roswy did illegal activities. He created squirrels between Hyderabad and India. If we support such person, we don't have answer for United Nations. You don't take him anywhere, okay? Yes, sir. रुको। अरे मैं आ रहा हूँ। अरे अरे मैं भी चल रहा हूँ। अरे मेरी बात सुनो। अरे रुको। इस्लाम के नाम पर जो इतने दिनों हुकूमत की, उसी को हथियार बनाकर इस्तेमाल करना होगा। हमने हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल को पैगाम भेज दिया है कि आपने अपनी मिनिस्ट्रियल काउंसिल की रजामंदी से इस्तीफा दे दिया है। एल एड्रूस को इसलिए बुलाया गया है ताकि नए वजीर आजम का चुनाव हो सके। जिस दिन हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल राजा जी ने हमें पैगाम भेजा, उस दिन इस्तीफा दे दिया होता तो आज हालात इतने खराब नहीं होते। एक और अहम बात, हमें हमारे सारे सीक्रेट दस्तावेजों और खतों को फौरन जला देना चाहिए, क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं। हाउस अरेस्ट किया जाता है। भाइयों, अभी हम ठीक से कायदे आदम जिन्ना साहब की मौत का मातम मना भी नहीं पाए थे और उन्हें लगता है कि वो इस बात का फायदा उठाकर हमारे गले पर छुरी रख देंगे और हम चुप रहेंगे। उनका मंसूबा हिंदुस्तान को इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि इस्लाम को मिटाना है। अगर आज भी हम खामोश खड़े रहे, अपने यकीन और अपने इस्लाम के लिए नहीं लड़े, तो कयामत के दिन क्या मुंह दिखाएंगे अपने गाजियों को जो अपने मजहब के लिए शहीद हो गए। हमें यलगार करना होगा जो रहती दुनिया तक सबको याद रहे। इस जुम्मे को इन काफिरों पर कहर बनकर ढाना है। अल्लाह ये आदमी हमें भड़काने की कोशिश कर रहा है, समझे? चलो।
हमें भारत सरकार ने अमन और शांति के लिए यहाँ पर भेजा है। गिरफ्तार कर लो इसे। आपसे मिलने के लिए मुंशी साहब आ गया। నేను మీకు ఎన్నోసార్లు చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేశాను. మీ ఖవాలీల హోరులో చెప్పుడు మాటల జోరులో నా ప్రయత్నం పూర్తిగా వృధా అయిపోయింది. మీ అహంకారాన్ని వదిలి మీరు నా మాట వినుంటే ఈ రోజు ఇక్కడ దాకా వచ్చుండేది కాదు. కానీ మీకు అవకాశం ఉంది. మీరు భారత్ ముందు లొంగిపోతే గనుక హిందుస్థాన్ మీ గౌరవాన్ని కాపాడుతుంది. మీరు తీసుకునే నిర్ణయం చరిత్రలో మీ స్థానాన్ని నిర్ణయిస్తుంది. ఐ హోప్ యు అండర్స్టాండ్. నమస్తే. मैंने रिजवी और लायक जैसे लोमड़ी पर भरोसा किया और धोखा खाया। आपकी बहादुरी ने हैदराबाद को दुनिया की सबसे नायाब रियासतों में शुमार किया और मेरी हार ने असफजाई रियासत की वकार पे धूल बिखेर दी। मुझे माफ कर दीजिए। मेरे अजीज लोगों, हमने भारत के सदर गवर्नर जनरल राजगोपालाचार्य को इत्तला करा दिया है कि हम जमहूरियत की सलामती व मुस्तकबिल के लिए हुकूमत छोड़ रहे हैं। साथ ही हैदराबाद का विलय हिंदुस्तान में करने और रजाकारों पर पाबंदी लगाने की गुजारिश करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हैदराबाद की आवाम अमन व सुकून कायम रखेगी और जात पात मजहब को दरकिनार कर एक मुकम्मल हिंदुस्तान की गवाह बनेगी। आज आप सबको ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अब हैदराबाद भारत का हिस्सा बन चुका है और मैं ये नहीं चाहूंगा कि आइंदा से पाकिस्तान हमारे देश के मामलों में दखल दे। यही हमारी इच्छा है।